विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का समान हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यही पेपर आपके 18 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप 100 में 100 पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है हमारा 100 नंबर का। नोट में हमें दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब हमारा आ गया खंड का। देखिए, खंड का में हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए, आपके हिंदी में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय होगा शुरुआत में। तो देखिए, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य से होंगे और 5 क्वेश्चन हिंदी पद साहित्य से होंगे बहुविकल्पीय, जो आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न पहले का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है, यानी इन चारों में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, तीसरा ऑप्शन है गबन, चौथा ऑप्शन है तितली। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो क्या है, वो है परीक्षा गुरु। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जिस समय के नाटककार थे उस समय के नाटककार कौन हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत और चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो इसका देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5वां क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया। किसका संपादन किया। पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है प्रथा, तीसरा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी, चौथा ऑप्शन है सरस्वती। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा आनंद कादम्बनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक आपको हो जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके हिंदी गद्य से होंगे। इसके बाद आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो हिंदी पद्य साहित्य से होगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या दूसरे का वाला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की विशेषता है। पहला ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, दूसरा ऑप्शन है नवीनता के प्रति आग्रह, तीसरा ऑप्शन है अतिशय भावुकता, चौथा ऑप्शन है विद्रोह व क्रांति। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन जो हमारा है हो जाएगा नवीनता के प्रति आग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है नेमिचंद जैन। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा नेमिचंद जैन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी।
इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये महाप्राण के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक देखिए आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 10 बहुविकल्पी प्रश्न से आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद आपका आएगा प्रश्न संख्या 3। कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका गद्यांश दिया है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो इस प्रकार देखिए इतना ही आपका क्या है, गद्यांश है। अब इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चनों का आपका उत्तर देना है। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ यानी कि ये किस चैप्टर का है, उसका इसके लेखक कौन है, इतना आप लिख देंगे, संदर्भ आपका हो जाएगा। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी देखिए यहाँ से यहाँ जो रेखांकित किया है इसका आपको व्याख्या कर देना है, इसको थोड़ा विस्तार में लिख देना है। तीसरा है गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट किया, यानी इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है। चौथा है कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। यहाँ पे कह रहा है कौन सी ज्योत जो है विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका उत्तर कहाँ से लिख देना। देखिए भाषा के भेद क्या है, रहे हैं, रहेंगे, यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। बस इतना आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहीं से लेके आपको इतना लिख देना है। पांचवा है लेखक ने किसके मुस्कानमयी जीवन का चित्रण किया है। तो देखिए इसमें लेखक ने किसके मुस्कानमयी जीवन का चित्रण किया है, जो अधिक बुरी, यहीं से आप देंगे, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपका पूरा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। तो देखिए अथवा करके एक हमें और दिया है, तो दोनों में से जो आपको सही लगे उसी का आप, जो आपको सरल लगे उसी का उत्तर लिखिएगा। देखिए इसमें दिया है अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसीन जानकारी और क्या है, नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर करड़ा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही क्या फूट उठता था। तो ये हमारा क्या है, गद्यांश है। इस पर देखिए आधे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। ये जो हमारा चैप्टर है अशोक के फूल, जो चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिख देंगे तो आपका ये गद्यांश जो है संदर्भ गद्यांश का पूरा हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना रेखांकित उसको आप थोड़ा विस्तार से लिख दीजिएगा। तीसरा है संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया। तो कालिदास ने सम्मानित किया है, आप लिख देंगे संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अशोक को सम्मानित किया। उसके बाद है अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तीसरा है आसीन जानकारी तथा करड़ा वसंत का अर्थ लिखिए। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको इसी में से ढूंढकर लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो सरल लगे उसको आप कीजिएगा, आपको 10 नंबर यहाँ से भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है। इसके बाद आएगा आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपका गद्यांश दिया गया था उस प्रकार से आपका पद्यांश भी दिया है। जैसे कि इसमें दिया है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। आगे क्या है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो देखिए ये पद्यांश है। अब देखिए इस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चनों का जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। हर प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। चौथा है कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। पांचवा है गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से
इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको लिखना है, आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें एक और दिया है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बढ़िया धार। तो ये देखिए सावधान मनुष्य जो है आप इसका भी लिख सकते हैं। कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो किस चैप्टर से लिया गया चैप्टर का नाम और फिर लेखक का नाम आपको लिख देना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। फिर कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। उसके बाद है कवि ने तलवार किसे कहा, तो कवि ने विज्ञान को तलवार कहा है। पांचवा है प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर अगर आप सब प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 हमारा है, पांचवे का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 यानी 80 शब्दों में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना और रचना लिखना है। आपको साहित्यिक परिचय पर मिलेगा 3 नंबर, रचना पर मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तीनों लेखकों में से जिस लेखक का आपको सबसे अच्छे तरीके से साहित्यिक परिचय आए और लेखक उनका लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए पांचवें का खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 और नंबर आपको मिलेंगे 5। तो ऊपर हमें लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना था, यहाँ पे हमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा अज्ञेय। तो तीनों कवियों में से जिस कवि का आपको सबसे अच्छे तरीके से साहित्यिक परिचय और रचना याद हो उन्हीं का आप लिख देंगे, आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। उसके बाद हमारा आया प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 और नंबर आपको मिलेंगे 5, यानी 80 शब्दों में आपको पंचलाइट कहानी का लिखिए अथवा लाटी या बहादुर, तीनों में से किसी एक कहानी का आपको सारांश लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है। इसमें कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो स्वपठित खंड काव्य हर जिले में अलग 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 आता है। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा इसको आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप गूगल भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा, उसी को आप पढ़िएगा, आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और 80 शब्दों में इसका भी उत्तर आपको देना है। तो सरवण कुमार या सत्य की जीत या रश्मिरथ कौन सा आपके जिले में आता है, या मुक्ति यज्ञ या फिर आलोक वृत्त या फिर त्यागपति। तो त्यागपति देखिए आपको जो आपको आपके जिले में आता है उसी को आप पढ़िएगा, आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा करके, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना होगा। इसके बाद हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा हमारा है प्रश्न संख्या 8वें का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पर आपको मिलेंगे 7 नंबर। यहाँ पे देखिए संस्कृत के आपके बुक से ही आपके आएंगे, आपको 2 गद्यांश दिया है, दोनों गद्यांश को आप पढ़िए। इसे संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। तो अगर आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कौन सा सरल लग रहा है, किसका आपको संदर्भ और अनुवाद सबसे अच्छे तरीके से आता है, उसी को आप करिएगा, आपके 7 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर मिलेगा अनुवाद पर। इस प्रकार से यहाँ से आपका 7 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। तो दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को लिखिएगा। खा वाला है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए हमें 2 श्लोक दिया है, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिडिनाय खलस साधो विपरीतमे ज्ञानाय दानाय च रक्षणा। अथवा करके दिया न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते यो नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो देखिए आपको इसका संदर्भ और क्या हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये तो सुभाष रत्नान वाले चैप्टर से है, तो वहाँ से आप लिख देंगे इसका संदर्भ और फिर इसका आपको अनुवाद हिंदी में कर दें। जैसे विद्या विवादाय धनम, जैसे कि जो
जो मूर्ख लोगों की शक्ति होती है, कहने का मतलब जो मूर्ख लोगों का धन होता है, विद्या होता है, वह लोगों को पीड़ा पहुँचाने में, दुःख पहुँचाने में समाप्त हो जाता है। लेकिन जो साधु यानी सज्जन व्यक्ति की विद्या होती है वो दान में, और जो लोगों का शक्ति होती है, धन होता है, वो लोगों को क्या है, धन दान के लिए, और जो शक्ति होती है वो लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। बस इतना आप इसका लिख देंगे तो ये आपका अनुवाद हो जाएगा। अथवा है, ना चौरहार ना चा राजहार ना भ्रातुभाज्यम ना चा भारकारी। यानी जो विद्या धन है वो क्या है, उसे ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और यह भार ना इसमें कोई वजन भी नहीं होता है, ना चा भार इसमें कोई भार नहीं होता। व्यय कीर्ते वर्धते, यानी यह खर्च करने से क्या होता है, बढ़ता है। एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, और विद्याधन सभी धनों से क्या है, श्रेष्ठ है, प्रधान है। इतना आपको लिख देना है। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए क्या है, सूर्य को दीपक दिखाना, यानी कि किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने ज्ञान देना, ये भी होगा इसका अर्थ। हवाई किले बनाना, या और फिर यानी अपनी बड़ाई करना या फिर बड़ी बड़ी बातें करना। हवाई किले यानी बड़ी बड़े बातें करना, केवल हरी बातें करना, काम मत करना। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपनी गलती सुधारना। अगर मगर करना यानी बहाने बनाना। तो आप देखिए क्या करना आपको, आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अगर मगर करना, बहाने बनाना। रमेश जो है पढ़ाई करना नहीं चाहता, वो पढ़ाई पढ़ाई ना करने के हमेशा बहाने, नए नए बहाने ढूंढता रहता है। इतना आप कर देंगे तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 1 नंबर आपको मिलेगा अर्थ पर, 1 नंबर मिलेगा आपको वाक्य प्रयोग पर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 10 है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए हमें अपठित गद्यांश दिया है, एक दिया है देखिए, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज से आकर यह निर्णय लिया हो, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं, और वृद्ध रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जा सका। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये अपठित गद्यांश कहीं से भी दे सकता है, ये आपके कोर्स में से नहीं तो कोर्स से बाहर आएगा, सिलेबस से बाहर आएगा। तो देखिए आपको इसी प्रकार से देगा अपठित गद्यांश, उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 है, गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो देखिए गुरुदेव शब्द का प्रयोग यहाँ पे रविंद्रनाथ जी के लिए किया गया है, रविन्द्रनाथ जी के लिए। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। वृद्ध रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, क्योंकि वही तो चढ़ रहे थे गुरुदेव, तो गुरुदेव कौन थे, रविन्द्रनाथ थे। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और जाने या रहने का मन क्यों बनाया। तो देखिए आपको लिखना है, गुरुदेव के मन में आया शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, या स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था इसलिए, या फिर शायद या पता नहीं क्यों वह श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहना चाहते, शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया। इतना आप लिख देंगे। उसके बाद है, उनके समीप तक पहुंचने में क्यों कठिनाइयां थीं। तो देखिए उनके समीप पहुंचने में कठिनाइयां क्यों थी, क्योंकि उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां बनी थी। यह वृद्ध रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। इतना आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया है, तो अथवा करके एक और दिया है पठित गद्यांश, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप कीजिएगा। तो इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि हमारी सांस्कृतिक असीमता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ये हमारा है अपठित गद्यांश। तो देखिए इसमें कह रहा हमें कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए,
यानी इसका शीर्षक क्या है, तो आप इसके लिख सकते हैं हमारी संस्कृति, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि यह अपठित गद्यांश है तो इसका शीर्षक हमें मालूम नहीं है कि इसका जो है चैप्टर का नाम क्या है, तो आप हमारी संस्कृति लिख दीजिएगा। उसके बाद है उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता यानी उपभोक्ता से संस्कृति को ग्रहण करने वाला। उसके बाद है हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं, तो देखिए हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं, देखिए हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, इसलिए हमारे जो लक्ष्य हैं भ्रम से पीड़ित हैं। इतना आप लिख देंगे, 5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपको सरल लगे उसी को कीजिएगा, इस पर पढ़ेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 11 का वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है अविराम, अभिराम। तो देखिए अविराम और अभिराम का अर्थ क्या होता है। पहला है लगातार और सुंदर, दूसरा है किया हुआ और पूर्ण, तीसरा है सहारा और कोमल, चौथा है कुरूप और लगातार। तो अविराम का अर्थ होता है लगातार, बिना रुके बिना विराम किए हुए, लगातार। और अभिराम का अर्थ सुंदर, तो लगातार और सुंदर इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा जो है सही हो जाएगा। दूसरा है भवन भुवन, तो देखिए पहला यहाँ पे ऑप्शन है घर और संसार, दूसरा है गृह और आकाश, तीसरा है सदन और हिस्सा, चौथा है संसार और जंगल। तो देखिए भवन का अर्थ होता है घर, भवन का अर्थ होता है क्या, घर होता है, और भुवन का अर्थ होता है संसार, तो घर और संसार होगा इसका अर्थ। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, घर और संसार। इसके बाद खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पहला है वायु, दूसरा है मित्र, तीसरा है राजा, चौथा है लक्ष्य। तो तीनों चारों में से किसी एक शब्द का आपको दो अर्थ लिखना है। जैसे वायु का हो गया हवा, हवा हो गया और पवन हो गया, ये दो हो गया वायु का अर्थ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी आपको मित्र का लिखना है तो मित्र का दोस्त लिख सकते हैं, दोस्त, सखा लिख सकते हैं, क्या दोस्त और सखा, तो ये भी दो अर्थ हो गया। उसके बाद है क्या राजा, राजा का स्वामी होता है, जनक भी होता है और मालिक भी होता है। और फिर क्या है लक्ष्य, लक्ष्य का आप उद्देश्य लिख सकते हैं, उद्देश्य। इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपको 4 में से किसी एक का लिखना है। फिर देखिए गा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है कम बोलने वाला, पहला ऑप्शन है कंजूस, दूसरा है आकिंचन, तीसरा है मितभाषी, चौथा है मुमुक्षु। तो देखिए कम बोलने वाला होता है मितभाषी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। दूसरा है जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा है फूल, तीसरा ऑप्शन है पंकज, चौथा सुमन। तो देखिए कीचड़, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, पंकज, पंक अर्थ है कीचड़, और अज का अर्थ होता है कीचड़ से उत्पन्न होने वाला पंकज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ये हो जाएगा आज मेरा बड़ा भाई आया, आया है ऐसे लिखेंगे, आज मेरा बड़ा भाई आया है। दूसरा है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, लिखवाया, ऐसे आपको शुद्ध करके लिखना है दो वाक्य को। तीसरा तुम मेरे को पुस्तक दे, तुम मुझे पुस्तक दे दो, इसका सही वाक्य हो जाएगा। चौथा हम पहाड़ में सैर करने गए थे, हम पहाड़ पर सैर करने गए थे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। करुण रस का चाहे आप शांत रस का, उदाहरण आपको लिखना है अथवा परिभाषा। अस्थायी भाव के साथ लिखना है, आपको अस्थायी भाव लिखना है, जरूरी है लिखना, और फिर इसके साथ चाहे उदाहरण लिखिए चाहे परिभाषा लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या है उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है, तो आपको मिलेगा 2 नंबर, दोनों में से किसी एक का। फिर है चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए, मात्रा भी लिखना है, लक्षण उदाहरण दोनों लिखना है। इस प्रकार से आपको मिलेंगे 2 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए।
जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई। और शब्द सीमा 250 250 शब्द में आपको लिखना है क्या, रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र, जिसमें क्या है टीटी के द्वारा अभद्र व्यवहार यानी कि गाली गलौज देने के निरीक्षक में आपको उसको क्या करना है, पत्र देना है। अथवा करके दे रहा है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको किसी एक पत्र को लिख देना है, जहां से आपको मिलेगा 6 नंबर। कम से कम आपका 250 शब्दों में होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध आपका होगा 9 नंबर का। देखिए 2 नंबर आपको मिलेगा अगर आप सही से हेडिंग डालेंगे, जैसे कि पहले आप प्रस्तावना डालेंगे और फिर हेडिंग डाल डाल कर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपको पहले विचार बिंदु डालना है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, विचार बिंदु डाल के जब आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए 7 नंबर आपको मिलेंगे, आपका उपसंहार होगा जो हेडिंग जो होगा उस पर। तो अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। निबंध लिखने का सही तरीका क्या है आपको हमारे चैनल पर बताया गया है, वहाँ पर आप लिस्ट से जान सकते हैं। इसमें पहला निबंध है आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। दूसरा है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका। तीसरा है देश में बेरोजगारी की समस्या। चौथा है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक। और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो इस प्रकार से आपको पांचों में से किसी एक निबंध को लिखना है। इसी प्रकार से आपका 5 निबंध पूछेगा, 5 में से जो आपको सरल लगे उसी पर आपको निबंध लिख देना है। कम से कम आप लिखिएगा 3 पेज का। और आप विचार बिंदु, प्रस्तावना, हेडिंग और लास्ट में उपसंहार लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस पर आपको मिलेगा 9 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 समान हिंदी का पेपर होगा जो कि 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।